So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. And this is Sandeep Bhaiya. Please tell me everything is audible, visible or not. क्या आपको मैं सुनाई दिखाई दे रहा हूं? अगर मैं सुनाई दिखाई दे रहा हूं तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में आप सारे लोग बता दीजिए. देन फर्दर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, शेफ इज हियर. आई होप. ओके, कौन कौन आ गया भाई? सैफ अली आ गए, टेक्नो राशिद आ गए, हर्ष राज. स्टार्ट द क्लास. विकास ठाकुर इज हियर. ओके ओके गाइस, फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लो. ज्वाइन मी एज सुन एज पॉसिबल, देन फर्दर आई कैन स्टार्ट दिस सेशन. ओके गाइस, सो टेल मी हाउ इज द जोश? आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार. फाजी, ओके, फजीला एंड शुएब अख्तर. हेलो शुएब. ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया. फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लो. यस, ओके, ठीक है, मैं ऑडिबल हूं. बहुत बढ़िया. अदनाम, फटाक से ज्वाइन करो. ओके गाइस, तो चलो थोड़ा सा पहले हम लोग बात करते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक लिटिल बिट. सबसे पहले क्या है कि मैं तुम्हें पहले रूल समझा देता हूं कि ये कोर्स है क्या. ये जो कोर्स है दैट इज द रैंक बूस्टर सीरीज एंड गाइस दिस इज द कॉम्पिटिटिव अप्रोच. हम यहां पर आपके जो मेन एग्जाम है, जैसे एएमयू क्लास 11th या फिर डिप्लोमा, जामिया क्लास 11th या फिर डिप्लोमा, एंड बीएचयू. अभी बीएचयू मतलब सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल. जो लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल के एंट्रेंस में बैठने वाले हैं, जो वहां 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पैटर्न को देखकर हम आपकी क्लासेस लेने वाले हैं. ये क्लास बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है. मतलब ये क्लास अगर इन एग्जाम्स को अगर आपको क्वालिफाई करना हो कि भैया मैं एएमयू बीएचयू या आपका सीएचएस देने वाला हूं, तो ये तो इनफ है, मोर देन इनफ है. इससे बाहर का कुछ भी शायद ही आए, ये मान के चलो, है ना. क्योंकि काफ़ी मतलब मेहनत से हमने कंटेंट डिज़ाइन किया है. हर क्लास के बाद तुम्हें डीपीपी मिलेगा, तो डीपीपी मत छोड़ना, है ना. हर क्लास के बाद डीपीपी मिलेगा. मिनिमम हर क्लास के बाद आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. कितने क्वेश्चंस बेटा लोग? 15 क्वेश्चंस. अच्छा, जैसे ही क्लास खत्म होगा तो डीपीपी के बाद से आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें हर चैप्टर के 30 to 40 क्वेश्चंस होंगे. डीपीपी तो आपके हैं ही जो डेली करने हैं. उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है उसको आपको करना है, और क्वेश्चन बैंक करने के बाद से आपको एक पीवाईक्यू मिलेगा. एएमयू की पीवाईक्यू हमने ऑलरेडी डाल रखी है रैंक बूस्टर कोर्स में, तो आपको पीवाईक्यू भी करने हैं. जितना हम बोलेंगे उतना करना है. हम खुद करा भी देंगे, मतलब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे. पीवाईक्यू तो मोस्टली मैं क्लास में भी डिस्कस करते चलता हूं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है. यहां पे क्या है कि चूंकि कोर्स फ्री है, इसको हल्के में मत लेना. फ्री मत समझना कि अरे साहब ये तो बहुत फ्री है, हमको कभी भी इजीली एक्सेस मिल जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये कोर्स डेफिनेटली फ्री है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा. और क्लासेस आपकी लाइव होंगी, यूट्यूब चैनल पर ही होंगी. STBG सेट टाइम बाउंड गोल यूट्यूब चैनल पे ही होंगी. इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है. डीपीपी भी फ्री है, लेकिन ये आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, क्योंकि चैनल पे कैसे कोई डीपीपी दे सकता है, ऑब्वियस ही बात है. और व्हाट्सएप पर भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रीजन है ना कि फिर लीक हो जाता है कंटेंट. और हमारी डीपीपी जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मोस्टली मान के चलो, अगर तुम हमारे डीपीपी और स्टडी मटेरियल को सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है. जो आएगा विद इन द लिमिट आएगा, जो आएगा विद इन द मटेरियल आएगा. एसटीबीजी से ही आएगा. हाँ, एक दो सवाल अगर बाहर से आ जाए तो अलग बात है. और अगर तुम्हें मतलब फिजिक्स में पूरा का पूरा ठोक के आना है पेपर में, तो भाई मैं सफिशिएंट हूं. मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतना करके जाना, आराम से हो जाएगा. अब यहां पे तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा. हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से हर एक संडे को तुम्हारा टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का हर संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा. और टेस्ट भी तुमको ऐप पर ही देना है. और टेस्ट देने के बाद से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, ये भी मिल जाएगा. तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी तुम्हें पता चल जाएगा. कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था जो तुमने गलत किया है, वो भी हमारे यहां पर ऐप पर मिल जाएगा. ठीक है.
क्लास नोट्स, अभी मैं जो क्लासेस लूंगा उसके नोट्स भी तुम्हें ऐप पर डाल दूंगा। तो लेक्चर देखने के बाद से अगर लेक्चर में हालांकि तुम्हें क्लास की नोट्स तुम्हें खुद क्लास में ही बनाने हैं, बट फिर भी क्या होता है कई बार हम थोड़ा फास्ट चलते हैं तो बच्चों का कुछ कुछ छूट जाता है, तो टेंशन मत लेना। उसका नोट्स तुम्हें उसका नोट्स तुम्हें क्लास में मिल जाएगा, मतलब ऐप पर मिल जाएगा। तो हर क्लास देखने के बाद से उस नोट्स में से बाकी चीजें जो छूट जाए उसे देख के लिख सकते हो, या फिर तुम इस नोट्स से को रेफरेंस मान के अपना नोट्स बना सकते हो। डाउट सॉल्विंग ग्रुप ऑलरेडी तुम्हारा बन चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, वहां पे तुम अपने क्वेश्चन पोस्ट करते रहो, लेकिन ध्यान रहे रेलिवेंट क्वेश्चन ही पोस्ट करने हैं, या फिर रेलिवेंट डाउट ही डिस्कस करने हैं। ठीक है, कोई भी दुनियादारी की बात नहीं करनी है। अगर आप दुनियादारी की बात करेंगे आप तुरंत रिमूव कर दिए जाएंगे, इसके लिए क्योंकि आपने हमें पैसे नहीं दिए हैं। हम सिर्फ उन्हीं बच्चों पे काम करना चाहते हैं जो बच्चा मेहनती है, जिस बच्चे को एक्चुअल नीड है। अलीगढ़ में इसी कोर्स का आना 20,000 से 1 रुपए कम कोई नहीं चार्ज करेगा। इवन हमारे पास भी आना 20,000 इसी कोर्स का चार्ज करेंगे। और यहाँ तो सारे मेन टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां पे तो हो सकता है कि साइड टीचर दूसरे कोचिंगों में भी पढ़ा रहे हो। ठीक है, मतलब नए टीचर्स पढ़ा रहे हो, जो पुराने वाले जो बहुत फेमस टीचर हो सकता है वो क्लास ना ले, नए टीचर को पकड़ा दे कि चलो भाई क्लास ले लो, तो ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें सारी की सारी टॉप की फैकल्टी तुम्हारी क्लास लेने वाली है, बेस्ट फैकल्टी क्लास लेने वाली है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक बार क्लास से अगर जो भी ऐसा करता हुआ पकड़ा गया कि वो भाई 75% से कम क्लासेस कर रहा है या टेस्ट 75% से कम दे रहा है, हम लोग तुम्हारे गतिविधियों को ट्रैक करेंगे, गतिविधियों पर नजर रखेंगे कि कौन कैसा टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई 75% टेस्ट मिस कर रहा है, मतलब तुम एक नंबर भी ला रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो नंबर बढ़ जाएगा अगर तुम तैयारी के साथ हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट करो तो। लेकिन तुम टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तुम छोड़ दे रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा दिक्कत की बात है। अगर 75% से कम किसी का भी रहा तो उसको जो कोर्स है हमारा रैंक बूस्टर वाला, जो ऐप पर कोर्स है 1 रुपए का, जिसे तुमने बाई किया होगा, और अगर बाई नहीं किया होगा तो उसे बाई कर लेना, वहां से हम तुम्हें रिमूव कर देंगे। और तुम फिर जब अगर सोचोगे ना कि भैया मुझे करना है, तो फिर तुम्हें ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना पड़ेगा सेम कंटेंट के लिए, एंड कम से कम 4 से 5 हजार तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं हम कहीं और से पढ़ लेंगे, तो तुम जाके पढ़ लेना, तुम देख लेना। ऐसा कंटेंट अगर तुम्हें कहीं पे मिल जाए तो फ्री है, तो हल्के में मत लेना, बहुत ही दमदार कंटेंट है। अब तक का यूट्यूब पे इससे दमदार कहीं नहीं मिलने वाला है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ओके, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तो तुम्हें ऑलरेडी ऐप पे मिला ही हुआ है। तो ये सारी चीजें इस फ्री कोर्स में इंक्लूडेड हैं, इसको तुम फ्री मत समझना, इसको तुम जीवन समझो। इससे आराम से तुम्हारा सिलेक्शन निकल जाएगा अगर तुम भाई साहब 2 से 3 महीना में लग के अब से भी दे देते हो तो। ओके गाइस, STBZ एकेडमी ऐप में जो कोर्स है 1 रुपए का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। ये तुम्हारे बेस्ट मेंटर्स हैं, ये तुम्हारे दीज आर योर मेंटर्स। आई एम संदीप विश्वकर्मा, आई एम डायरेक्टर ऑफ STBZ। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड GATE, JEE Main, AKTU, AMU EEE and many more engineering entrance exam, and I have more than 5 years of teaching experience. And this is your Lalit sir, और Lalit sir, he has already qualified GATE, JEE Main, AMU EEE, and teaching his 5-year teaching experience is 5 year. And विकास सर ये मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तुम्हें, ललित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, विकास सर भी मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स के हमारे पास 2 टीचर हैं। अब कौन सा पोर्शन कौन पढ़ा रहा है ये तुम्हें आगे आने वाले शेड्यूल्स में पता चल जाएगा। ओके गाइस, अबू तालिब, ओके ठीक है। ये दिस इज इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज सर MBBS कर रहे हैं AMU JNMC से, एंड इन्होंने नीट क्वालिफाई किया बहुत ही अच्छे रैंक से, और ही सिंस लास्ट 3 ईयर से अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड सिंस तंजिला मैम, एंड शी हैज क्वालिफाइड SJE, और अभी ये DTU से BTech कर रही हैं, और ये भी पिछले 3 सालों से हमारे साथ काम कर रही हैं। इम्तियाज सर तुम्हें बायो पढ़ाने वाले हैं, और तंजिला मैम तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हैं, और केमिस्ट्री का कुछ पार्ट मैं भी लेने वाला हूँ और ललित सर भी लेने वाले हैं। ये तुम्हारा शेड्यूल है। फिजिक्स तुम्हारा डेली 5 से 6:15 पर चलेगा,
मैथमेटिक्स तुम्हारा 6:15 मेरे क्लास घर के जाने के बाद से ही 6:15 से 7:30 तक चलेगा। ये 2 क्लास अभी तुम्हारे चल रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री तंजिला मैम लेने वाली है, इसका अपडेट तुम्हें जल्दी दे दिया जाएगा कि किस दिन से तुम्हारी क्लास है। टोटली डिपेंड करेगा कि तुम में से कितने लोग डेली क्लास करने आ रहे हैं। अगर तुम लोग अपनी संख्या घटाओगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा ना इतना मेहनत करने का। इतने अच्छे फैकल्टी को लेके आके पढ़वाने का क्या मतलब रहेगा अगर तुम लोग सीरियस ही नहीं हो तो यू हैव टू बी सीरियस। जैसे ही तुम लोग सीरियस होगे पर डे 3 क्लासेस चलेंगी। अभी तो कुछ दिन तक 2 क्लासेस चलेंगी और जैसे ही तुम्हारी संख्या बढ़ जाती है पर डे 3 क्लासेस चलेंगी। उसके बाद इम्तियाज अंसारी सर का हम शेड्यूल जल्दी अपडेट कर देंगे और विकास सर का भी शेड्यूल जल्दी अपडेट करेंगे। सारा अपडेट हम तुमको तुम्हारे कोर्स में डाल देंगे, तुम्हारा जो कोर्स है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी डाल देंगे। व्हाट्सएप पर भी डाल देंगे तो तुम फटाफट व्हाट्सएप और कोर्स ज्वाइन करके रखना। ओके गाइस, अगर तुम में से किसी को ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो वही मैंने बताया, तुम आके हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, अलीगढ़ में भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो STBZ एकेडमी ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो मैं हूं तुम्हारा फिजिक्स का टीचर और मेरा काम है तुम्हें फिजिक्स पढ़ाना। जैसे ही फिजिक्स खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री के भी 1-2 चैप्टर्स जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कुछ चैप्टर्स मेरे फेवरेट हैं, आई विल टीच यू। अब ये तुम्हारा फिजिक्स है और ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा और ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अच्छा, एक बात और तुम्हें ध्यान में रखना है, ये जो मेरे लेक्चर्स हैं सिर्फ और सिर्फ AMU, जामिया और CHS के लिए ही नहीं है। अगर तुम NTSE, KBPY इन सारे एग्जाम्स में भी बैठने वाले हो तो भी तुम्हारा काम इससे बन सकता है। अच्छे खासे एक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी इस लेवल की हो जाएगी कि तुम इस एग्जाम में इजिली क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। दूसरा, अगर तुम बोर्ड्स देने वाले हो इस साल तो बोर्ड्स के लिए भी सफिशिएंट है, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाओगे, किसी क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है बोर्ड्स में उसे भी तुम सीख जाओगे। तो बोर्ड्स के लिए तो ये बहुत ही शानदार चीज होगा। जो लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं उनको अब डरने की नीड नहीं है, या जिनको किसी चीज मतलब जिनको जो लोग रट्टा मारते हैं कि अरे यार हर चीज रट्टा मारना पड़ रहा है, ओम्स लॉ क्या है तो रट्टा मारना पड़ रहा है। अगर कोई पूछ रहा है भाई रेजिस्टेंस को डिफाइन करो तो रट्टा मारना पड़ रहा है, तो ये चीज रट्टा मारने वाली नहीं रह जाएगी। तुमसे कुछ भी तुम्हारे बोर्ड्स में आए, आराम से तुम उस पर 2-4 लाइन, 10 लाइन, 15-20 लाइन आराम से तुम उसे लिख पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से डेवलप कर दूंगा। चाहे तुम CBSE बोर्ड से हो या ICSE बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो क्लासेस लूंगा वो बोर्ड्स के लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तुम्हारे कोर्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगी, बोर्ड्स वाले हो तो हेल्पफुल तो और भी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो ये तुम्हारा 9th का है और ये तुम्हारा 10th का है। अब बात यह है कि भाई साहब देखो, तुमने 9th भी पढ़ रखा होगा और तुमने 10th भी पढ़ रखा होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी 10th में होंगे। अब चूंकि बोर्ड्स भी है तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले 10th को कवर करूंगा, 10th कवर करने के बाद से फिर 9th को कवर करूंगा। आई होप तुम में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे अगर पेड में आते तो मैं मोशन से पढ़ाता, लेकिन चूंकि अभी बोर्ड भी है तो बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। आज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बाद से हम लाइट पढ़ेंगे, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद से तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड होगा, और चौथा जो चैप्टर होगा ये भी लाइट से ही रिलेटेड है। कुछ लोग में बोर्ड्स में शायद नहीं है, और बोर्ड में हो या ना हो उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसे भी पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो ये 3 यूनिट तो लाइट की ही है, लाइट की ये तीनों यूनिट हैं। चौथा यूनिट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। और लास्ट वाला जो यूनिट है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तुम्हारे कुछ यूनिट्स हैं जो हम अभी क्या करने वाले हैं भाई साहब, पढ़ने वाले हैं। तो पहले 10th कंप्लीट कराऊंगा, देन मैं 9th की तरफ मूव करूंगा, और मुझे चाहिए इसके लिए मात्र और मात्र 2 मंथ्स। 2 महीने में आराम से मैं तुम्हारा कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद 15-20 दिन में मैं इसको अच्छे से रिवाइज भी करा दूंगा क्वेश्चन के साथ, मतलब पूरा प्रैक्टिस के साथ मैं रिवाइज कर तुम्हारे एग्जाम तक ना। मैं सच कहूं तो इसे 2 बार पढ़ा सकता हूं और 1 बार अच्छे से रिवाइज करा सकता हूं। मतलब इतने कम टाइम में भी मैं ये करा सकता हूं और तुम कर भी लोगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें 2 बार नहीं पढ़ाऊंगा, 1 ही बार पढ़ाऊंगा और कुछ दिन तक प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब जैसे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ओके तो नाइन्थ में हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन के बाद से भाई साहब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर अपथ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे और फिर साउंड पढ़ेंगे। ये 6 चैप्टर्स हैं, बहुत बेसिक से चैप्टर हैं, बहुत मजेदार चैप्टर हैं, तो हमें बहुत मजा आने वाला है इस पूरे के पूरे कोर्स में। मैं तुमसे ये ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब बी रेगुलर। अगर आप रेगुलर हो और मेरे कंडीशंस को, मेरी शर्तों पर कायम हो कि भैया डेली डीपीपी लगाऊंगा, डेली टेस्ट सीरीज, मतलब जो हर संडे जो भी आप टेस्ट कराओगे मैं उस टेस्ट में बैठूंगा और जो पीवाईक्यू आप स्टडी मटेरियल दे रहे हो मैं उसे लगाऊंगा और मैं उसे रिवाइज भी करूंगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके एडमिशन की गारंटी है। लेकिन अगर आप मेरी शर्तों पे कायम नहीं हो, आप कभी क्लास आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, आप कभी डीपीपी लगा रहे हो कभी नहीं लगा रहे हो, तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं जो कह रहा हूं अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं, है ना। और तुम देखना अभी फाइनल में जब हम लोग टेस्ट कराएंगे ना पूरा 100 नंबर का, तो 100 नंबर का जो हम टेस्ट कराएंगे ना, तो उसमें 100 में से अगर कोई हमारे यहाँ बच्चा 60 नंबर लेके आ रहा है ना, तो उसका 55 से 65 नंबर के बीच में ही एमयू में मार्क्स आएगा। तुम देख लेना, तुम देखना जा, वो तो तुम खुद आके बताना, पहले एग्जाम दे लो फिर आके फीडबैक देना कि यस सर आप जो कह रहे थे कितना सही था और कितना गलत था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नहीं ऑफलाइन फ्री नहीं है, डिजिटल नॉलेज, ठीक है। हाँ स्टेट, हाँ मैं बता रहा हूँ स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं ना कि स्टेट बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं कि नहीं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या फिर आप किसी आप झारखंड बोर्ड से हो या उत्तराखंड बोर्ड से हो, नो इश्यू। आप स्टेट बोर्ड में भी सेम चीजें, क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है, एनसीईआरटी सबको पढ़नी है, एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी इसमें, तो आप भी पढ़ सकते हो। पूरी की पूरी एनसीईआरटी में कवर करने वाला हूं, और सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, मैं एनसीईआरटी से भी हाई लेवल तक जाऊंगा, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है। ओके गाइस, हाँ अक्षय इमाम, करंट इलेक्ट्रिसिटी एएमयू बीटेक की जो सीरीज चल रही है उसकी क्लास कल है और उसका शेड्यूल मैं जल्दी आपको दे दूंगा। ओके गाइस, तो आज का जो शेड्यूल है जो आज हमें पढ़ना है वो यही है कि भाई साहब मतलब 4 लेक्चर लगेंगे, 4 से 5 लेक्चर लग सकते हैं, तो पूरा पेशेंस के साथ पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, एंड साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी भी वायर में, किसी भी मेटल में करंट फ्लो करता है, और उसके बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। 8 टॉपिक्स हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है, और इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ओम्स लॉ पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूं क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और इसके कॉम्बिनेशन पे भी पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ये 3 टॉपिक को तो बिल्कुल भी आप गलती से भी मत भूलिएगा। ओके ओके गाइस, जस्ट 1 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो अभी जो टॉपिक अभी हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आप सबके यहाँ तो भाई साहब बिजली आती ही है, इलेक्ट्रिसिटी आती ही है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, ये क्या चीज है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, इसकी जो शुरुआत होती है वो चार्ज से होती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो इसकी जो शुरुआत होती है वो चार्ज से होती है। तो बात ये होता है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज
आर अ मटेरियल, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ मटेरियल, किसी भी बॉडी का या किसी भी मटेरियल का जो ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करे, वो चार्ज कहलाता है। चार्ज क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे तुम हो, दिस इज यू, तुम्हारा कुछ मास होगा, हो सकता है कि तुम 40 केजी के हो, 40 केजी के हो। अब अगर मैं तुमको यहां पे छोड़ दूं तो क्या होगा, अर्थ तुमको क्या करेगा, अर्थ तुमको अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना, अर्थ तुमको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब मास की वजह से तुम्हारे ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मास की वजह से तुम्हें क्या है, इनर्शिया है। मास कैसी प्रॉपर्टी है जो जो क्या शो कर रही है, जो जिसकी वजह से तुम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, इनर्शिया एक्सपीरियंस कर रहे हो। उसी तरीके से हर एक मटेरियल का चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या इफेक्ट, जो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। जिस तरीके से तुम्हारे अंदर मास है, वेट है, तो तुम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, पृथ्वी तुम्हें अपने तरफ खींच रही है, एक एप्पल है, उसके पास मास है, मैं उसको छोड़ूंगा क्या होगा, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नीचे की तरफ गिरेगा। उसी तरीके से अगर एक चार्ज है, एक बॉडी है जिसमें चार्ज है, अगर कोई बॉडी है, अगर उसका मास है, अगर उसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैं अर्थ पे अगर रखूंगा तो नीचे की तरफ गिरेगा ना, हाँ या ना, एक फोर्स लगेगा ना। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी है, अगर उसमें चार्ज है और मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। मतलब चार्ज उस बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो क्या महसूस कर पा रहे है, वह एक मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस कर पा रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज चार्ज? चार्ज जो है, चार्ज और अ मटेरियल, चार्ज of a material or particle is the property due to which it produce and experience electrical and magnetic effect. चार्ज एक ऐसी, अब चार्ज क्या है, चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या कोई भी मटेरियल क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है किस चीज को, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को। अभी चार्ज आता कहां से है, तो मैं तुम्हें चार्ज आने के पीछे का रीजन बताता हूं। कोई भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी मटेरियल हो, अगर कोई मटेरियल है तो किससे मिलके बना है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना हुआ है। मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मटेरियल का, वो क्या है, एटम, हाँ या ना, एम आई राइट और नॉट, एटम है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं जो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी मटेरियल का, दैट इज एटम। एटम होता कैसे है, तो एटम कुछ नहीं होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और इसके बाहर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने लोगों को बात पता है, कितने लोगों को बेसिक बात पता है। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, पहला है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाहर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो क्या कर रही हैं, मोशन करती हुई पाई जा रही हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। तो एक चीज देखा गया कि कोई भी एटम अगर कोई भी एटम है तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है भाई, 8, और एटॉमिक मास होता है 16। अब जो एटॉमिक नंबर लिखा गया वो लिखा गया किसके बेसिस पर भाई साहब, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर। अगर तुम ऑक्सीजन के एटम को देखो तो तुम्हें बात क्लियरली बोल सकते हो कि उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों तरफ बाहर के ऑर्बिटल्स में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 2 हैं और इसमें 6 हैं। एक केमिस्ट्री का पार्ट है, आगे हम चल के पढ़ेंगे।
अब क्या है कि और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो एटॉमिक मास में से जैसे 16 में से एटॉमिक नंबर को घटा दो तो ये मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चार्ज आता कैसे है, तो भाई चार्ज ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन, और हर एक मटेरियल के अंदर चार्ज ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में। लेकिन होगा क्या, होगा क्या, कोई भी एटम, कोई भी एटम, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल, ये तो बहुत अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, और ये न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब भी किसी चीज को चार्ज करना होगा तो क्या होगा, जब भी किसी चीज को चार्ज करना होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। ये जो बाहर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वही निकलेगा, अंदर जो प्रोटॉन है वो कभी नहीं निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहां पे ग्लास की रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है। अब अगर मैं ग्लास की रॉड से सिल्क के क्लॉथ को क्या करूं, रगड़ूं, ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ूं, जैसा कि बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी क्या करते थे, हम लोग ग्लास के छड़ को या अपने पेन को ही बाल से रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते थे तो चिपक जाया करता था। सेम वैसा ही एक्सपीरियंस है। अगर मैं ग्लास के रॉड को सिल्क से रगड़ूं तो होगा क्या कि ग्लास, अब चूंकि ग्लास के एटम्स और सिल्क के क्लॉथ, अब जैसे सिल्क ज्यादा, मतलब सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा है, और ये जो ग्लास की रॉड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जो ग्लास के रॉड के एटम्स होंगे, जैसे मान लो ग्लास का न्यूक्लियस है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऑर्बिटल में चारों तरफ हैं, इसके ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं भाई साहब, मूव कर रहे हैं, चारों तरफ इसके ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं। जब तुम रगड़ोगे तो जो बाहरी ऑर्बिटल है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकल जाएंगे, और निकल के कहां पे आ जाएंगे भाई साहब, सिल्क के कपड़े पर आ जाएंगे। तो हुआ क्या, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकल गए, कभी भी प्रोटॉन निकल के नहीं जाएगा, कभी भी एटम का प्रोटॉन नहीं निकल के जाएगा। कौन निकल के जाएगा भाई साहब, कौन निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, कहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला और सिल्क पर आ गया। तो हुआ क्या, ग्लास की रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो हर एक एटम, सुनना, हर एक एटम, अब हर एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों हर एक एटम न्यूट्रल होता है, बताओ मुझे, हर एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है, न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ऑक्सीजन के केस में मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। लेकिन अगर मैं कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या अब न्यूट्रल रहा, नहीं, अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या होगी भाई, वहां पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या होगी, बोलो सारे लोग बोलो, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो गई। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। जैसे मान लो दिस इज O प्लस और दिस इज O। अब O प्लस का मतलब ही है, O प्लस का मतलब ही है, O प्लस का मतलब ही है कि यहां पे ये एक आयन है, ये ऑक्सीजन आयन है, और वो का क्या है, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम है। तो इसका अगर मैं लिखूं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है, और इसका अगर मैं लिखूं तो इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन मुझे कभी लिखना हो, अगर एक नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना हो तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो साहब 8 है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना हो, तो मैं बोलूंगा कि साहब ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि नंबर, अब ये न्यूट्रल नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक, मतलब नंबर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सर इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे एक कम रहा होगा, 7 रहा होगा। क्योंकि तभी अगर मैं इसमें से जोड़ूं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है E होता है, जिसको बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19। और अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना आएगा, तो 8 गुणे इतना और 7 गुणे इतना, जोड़ने के बाद आएगा 1.6 × 10⁻⁻19, एक E के बराबर आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैं
इसके चार्ज को लिखूं तो ये 8 और इसके चार्ज को लिखूं तो 8 माइनस ई, क्योंकि इसका चार्ज माइनस ही होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, मैं टोटल चार्ज निकालूं तो 0 आएगा, और एटम पे टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो अब क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो रॉड पे कैसे चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और ये चार्ज कहां चले गए? सिल्क पे। तो सिल्क कैसा हो गया? तो सिल्क निगेटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज को हम चार्ज कैसे कर रहे हैं? रब करके कर रहे हैं। और भी चार्ज करने के और भी मेथड्स है, हम टच करा के भी चार्ज करेंगे। लेकिन पहला तुमने बात समझा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर पाता है? महसूस कर पाता है। जिस तरीके से मास क्या होता है, तो मास भाई साहब हर एक बॉडी या हर एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो किसको महसूस करता है, किसको एक्सपीरियंस करता है? इनर्शिया को एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है ना? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करना, उसी तरीके से हम चार्ज की वजह से हर एक बॉडी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन सारी चीजों को महसूस करेगी, एक्सपीरियंस कर पाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो टाइप ऑफ चार्ज कितने तरीके के हो गए? कितने तरीके के चार्ज हो गए? चार्ज आते कहां से? ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि भाई ऑलरेडी हर एक एटम में चार्ज होते हैं। अब चार्ज करने के लिए एटम तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। लेकिन जैसे ही हम वहां से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन को जहां इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे, मान लो यहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकाला और यहां रख दिया, तो जहां से निकाल दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जहां रख दिया वो निगेटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज जैसे मैंने 2 केस लिया और एनसीईआरटी में है, और ये पूछा भी जा सकता है, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि भाई साहब अगर मैं ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ूं तो कौन पॉजिटिवली चार्ज, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये मटेरियल के नेचर से डिसाइड होगा। इसकी सीरीज दी गई है, लेकिन अभी अपने को सिर्फ 2 ही बात याद रख लेनी है कि अगर हम इसको रगड़ते हैं तो ग्लास क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और सिल्क क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और अगर इसी तरीके से इसका उल्टा, एवोनाइट की रॉड को अगर एनिमल के फर से या खरगोश की खाल से, जो भी कह लो, अगर मैं रगड़ूं तो एवोनाइट की रॉड में क्या होगा? अब एनिमल का जो फर है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और एवोनाइट की रॉड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ जाएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आया वो निगेटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? किसको किसको बात समझ में आ गई और किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी गाइस, प्लीज टेल मी। हाँ, किसी वायर में कैसे चार्ज होता है अभी मैं इसको भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ये केस जो मैं दे रहा हूं, ये केस मैं जो ले रहा हूं, ये केस जो मैं ले रहा हूं, एक बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस केस में क्या है? इस केस को, इसमें देखो, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है। बात समझ में आ रहा है? और ये भी क्या है? ये भी क्या है? नॉन मेटल है। पर सवाल बच्ची का था कि सर वायर में कैसे चार्ज आता है? वायर में तो हम रगड़ते भी नहीं है। तो देखो वायर में क्या होता है, वायर जो भी हम लेते हैं सारे के सारे मेटल होते हैं। हम कांच की वायर नहीं लेते हैं, हम लकड़ी का वायर नहीं लेते हैं, हम किसका वायर लेते हैं? कॉपर का, है ना, सिल्वर का। मतलब जो भी हम वायर लेते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और मेटल की खास बात क्या है? हम मेटल ही क्यों एज अ वायर लेते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि मेटल में ऑलरेडी बहुत सारे, मेटल के वायर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो ऑलरेडी इसमें फ्री हैं, वो किसी भी तरीके से बाउंडेशन में नहीं है, बाउंडेशन में नहीं है, वो ऑलरेडी फ्री हैं। वो जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं, और वही जब मूव करेगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। बहुत बढ़िया सवाल था बच्ची का। फाजिला समझ में आया? ओके। शायरी लवर्स मैं कल से ही कंटिन्यू करूंगा उसको, EMU ट्रिपल वाले को। हैप्पी न्यू ईयर आमिर आलम,
सीयूईटी के लिए रवि कटियार जल्दी हम लोग सोच रहे हैं। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आया कि टाइप ऑफ चार्ज कितने होते हैं, कितने तरीके के चार्ज होते हैं। तो सर ये चार्ज जो है कन्वेंशनली माना गया, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ही थे, एक कन्वेंशन था, एक कन्वेंशन था। अगर कहीं मतलब इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज को अगर हम निगेटिव मान रहे हैं तो प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, दिस इज द कन्वेंशन। अब क्या है कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक निगेटिव चार्ज और एक होगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या निगेटिव करने के लिए किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लेके आने के लिए क्या इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद है उसका कोई रूल है? क्या ये प्रोटॉन निकल के जाता है तब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है? हमें हमें किससे मतलब है? कौन अहम भूमिका निभा रहा है? अगर मान लो मैंने एबोनाइट, अगर मैंने एक कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ दिया तो कांच की छड़ कैसी हो गई भाई साहब? कांच की छड़ कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो क्या प्रोटॉन निकल के वहां पे गया क्या पॉजिटिव चार्ज के लिए? पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए क्या प्रोटॉन निकल के गया? नहीं, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, वहां पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे +4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिस पे 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे -4 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हमारे इस पूरे कोर्स में मुख्य भूमिका जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी। और एक बात मैं तुम्हें और बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे छोटी इकाई है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं ई से दर्शाऊंगा, और इसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो वो भी इतना ही होता है, लेकिन प्लस में होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है यानी? ओके, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जैसे होता है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, क्योंकि भाई साहब पूरा का पूरा एटम किससे मिलके बना है? इन्हीं सब से तो मिलके बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही तो मिलके बना हुआ है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे भी मास होता है। प्रोटॉन पे चार्ज भी होता है और मास भी होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है और मास भी होता है। इसका मास कितना होता है? तो लगभग 9.1 × 10⁻27 kg होता है, आई थिंक, देख लेना। सॉरी, -31 kg होता है, 10⁻31 kg होता है। एक बार चेक कर लेना है ना, इतना डाटा मैं याद नहीं रख पाता हूँ, ठीक है। ये 9.1 × -31 kg होता है, मतलब कुछ ना कुछ इसका मास है। एक इलेक्ट्रॉन मासलेस नहीं है, प्रोटॉन मासलेस नहीं है, और ना ही न्यूट्रॉन मासलेस है। बात समझ में आ रहा है? तो इससे एक बात का तो अंदाजा लगा सकते हो ना, ये आईटी में भी सवाल आ चुका है कि मान लो जब मैं इसको रगड़ता हूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये निगेटिवली चार्ज हो गया, तो इसमें से किसका मास बढ़ जाएगा? रगड़ के मैं हटा दिया, अब बताओ किसका मास बढ़ जाएगा? क्या सिल्क का मास बढ़ेगा या फिर रॉड का मास बढ़ेगा? मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होगा, पर कौन सा इंक्रीज होगा और कौन सा डिक्रीज होगा? कैन यू टेल मी गाइस? ये आईआईटी में भी सवाल आ चुका है, एंड यू हैव टू टेल इट कि किसका मास इंक्रीज होगा और किसका मास डिक्रीज होगा। डोंट वेरी नाजिम सैफी, तुम टेंशन मत लो, क्लासेस करना हो जाएगा, एमयू की क्लासेस करना हो जाएगा, उसे भी एमयू वाला भी कराऊंगा, डोंट वरी। तुम बताओ, मैंने इसको सिल्क से रगड़ा, जब रगड़ने के बाद अब दोनों चार्ज हो गए, तो तुम्हें बताना है कि इसमें से सिल्क का मास बढ़ेगा या ग्लास के रॉड का मास बढ़ेगा। बड़ा सिंपल से सवाल है, किसका मास बढ़ेगा? ये जेई में सवाल आ चुका है, आईआईटी जेई में एकदम बेसिक सा सवाल आया था कक्षा 10 के कॉन्सेप्ट से। किसका मास बढ़ेगा बच्चा पार्टी? बोलो। सिंपल सा लॉजिक है, स्वाभाविक बात है कि सर इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो यहां से कुछ चीज निकल गया ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर आ गया, तो यहां क्या हो गया? यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, तो इसका मतलब यहां मास क्या हो जाएगा? मास घटेगा
मास घटेगा और यहां पे कुछ और ऐड हो गया है तो यहां पे मास क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। अब कहीं से उसे निकालोगे तो मास में कमी आएगी कि नहीं आएगी, और कहीं पर उसको डालोगे तो वहां का मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। क्यों थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि इसका मास ये बहुत कम मास है। दिस इज वेरी लेस, दिस इज वेरी लेस, -31, -31 बहुत कम मास है, लेकिन है ना, फिर थोड़ा सा ही है पर है ना। पर सवाल में हमसे यही पूछ रहा है कि थोड़ा सा ही इंक्रीज होगा, पर बताओ किसका इंक्रीज होगा और किसका डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है? तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी और अ पार्टिकल कॉज पॉजिटिवली चार्ज ऑन द बॉडी। इलेक्ट्रॉन में किसी भी बॉडी, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, तो किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाना, क्या कमी हो जाने से ही क्या बनता है, वहां पे पॉजिटिवली चार्ज, वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिंपल सी बात है, अगर चार्ज निगेटिव, चार इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर +4 ही आ गया, और जहां 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए वहां पे -4 ही आ गया, है कि नहीं? और निगेटिव चार्ज क्या है, तो जिसपे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी और अ पार्टिकल कॉजेज निगेटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी। बात समझ में आया? अच्छा, एक और पॉइंट जो तुम्हें लिखना है, एक एक पॉइंट मैं लिख के चल रहा हूं ताकि एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड में भी आए तो तुम लिख सको, ठीक है? मास क्या होता है? मास ऑफ अ बॉडी समवॉट डिक्रीजेस व्हेन पॉजिटिवली चार्ज इज डेवलप्ड ऑन इट। किसी भी बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो वहां पे मास क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली वहां पे मास बोलो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, बट निगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी, इट मास समवेयर इंक्रीज। अगर वही निगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे आके बैठ जाए, वही इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, कुछ मास इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें कुछ एड ऑन हुआ है, वहां से कुछ निकला नहीं है ना? अगर ग्लास के रॉड को सिल्क से क्या किया जाए, रगड़ा जाए, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर एबोनाइट की रॉड को किसके साथ, फर से रगड़ा जाए, फर से रगड़ा जाए, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक टाइप ऑफ चार्ज था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है जो हम तुम्हें बताने वाले हैं। फटाफट आओ, फटाफट आओ सारे लोग। यहां तक सबको क्लियर है? चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? अब तुम्हें एक बात पता होगा, सबने सीखा होगा कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अच्छा सबने सीखा है, और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसने किसने सीखा है, किसने किसने सीखा है? अरे बोलो ना, सेम नेचर के चार्ज, सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एम आई राइट रॉन्ग? एम आई राइट रॉन्ग? अरे ऐसा होता है यार। इंस्टाग्राम पे तुम्हें 10 लड़के मैसेज करें, तुम घंटा पता नहीं रिप्लाई करने जाओ या ना जाओ, और अगर किसी का मैसेज आ गया गलती से, एंजल प्रिया, फटाक से देखने जाओगे, ओह हु इज दिस? है कि नहीं? ऐसा होता है, ऐसा ह्यूमन नेचर है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, सब नहीं देखने जाएंगे, मैं नहीं कह रहा, पर कुछ तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना? कुछ अपवाद भी तो होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ हम चार्ज पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रूव किया था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ रहे हो? लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे। यहां जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे रिपल्सन फोर्स। और अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ये इसको खींचेगा और इसको खींचेगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, उसको बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? अट्रैक्शन फोर्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात तुम समझना, अभी उसके पे भी आऊंगा। पहले क्या है? लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पहला पॉइंट है, पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि भाई साहब अगर एक जैसे चार्ज हुए, एक जैसे चार्ज हुए, अगर निगेटिव निगेटिव भी चार्ज हुए तो भी रिपल्सन होगा, लेकिन अगर अनलाइक हुए तो अट्रैक्शन होगा। दूसरा पॉइंट, अ हैवीली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अदर अनचार्ज्ड स्मॉल पार्टिकल। ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसको थोड़ा सा हम पेंडिंग में डालते हैं। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
चार्ज की सबसे छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर मुझे तुम्हें चार्ज देना हो ना तो मैं ऐसे दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। मैं कभी ऐसे नहीं दे सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दूं। 1.5 इलेक्ट्रॉन कैसे दूंगा? अरे किसी को चार्ज करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। तो क्या मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मतलब जो चार्ज होगा Ne होगा, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज होगा। n क्या है? n इज इंटीजर। बात समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जिसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर के बजाय कुछ और आए। अगर आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.5 है तो ऐसा चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। दुनिया में कैसे चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं? इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट चार्ज, जैसे 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e। बात समझ में आ रहा है तुम्हें? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू? हाँ या ना? जैसे तुमसे अगर बोला जाए तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये थोड़ा सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं 2.6 इंटू ऐसे ले लो, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एक चार्ज है, Q की वैल्यू जो है, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे, Q की वैल्यू है 2.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुम्हें ये बताना है कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताना है कि क्या एग्जिस्ट करता है। इज इट पॉसिबल? क्या एग्जिस्ट करता है? एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके इतने चार्ज बनाएंगे? एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस चार्ज, इस चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके इतने चार्ज बनाएंगे। क्योंकि किसी को भी चार्ज करना है। अब अगर मैं 1 कूलम की बात करूं तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हम निकाल के देख लेंगे, है ना? बात समझ में आ रहा है? अब तुम्हें अब क्या, क्योंकि क्या है ना कि हमने इलेक्ट्रॉन दे के ही तो 1 कूलम बनाया होगा। किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, मतलब उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके उनके चार्ज को जोड़ा जा रहा होगा तो 1 कूलम आ रहा होगा। सिंपल। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है? अगर एग्जिस्ट करता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके इतने चार्ज को बनाएंगे? तो मैं क्या बोलूंगा? सर Q बराबर होता है Ne। मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके इस चार्ज को बना रहे हैं। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखो पहले। तो बोलोगे चार्ज की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं ऐसे ही लिखूंगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा, है ना? साइन तो ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। n की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2.4 अपान 1.6, मतलब 24/16। आंतरिक के 24, 8 दूनी 16, मतलब 1.5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1.5। क्या 1.5वां इलेक्ट्रॉन हो सकता है कहीं? 1.5 इलेक्ट्रॉन मिलके ये चार्ज बना रहे हैं। 1.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को देखा जाए तो इतना होगा। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है किसी बॉडी पे? या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा या 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, है कि नहीं? जैसे मान लो तुम्हारे घर खाना बन रहा हो, तुम 4 लोग हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना मैं बोलूं 3.5 लोग मिलके इतना खाना खा लें। 3.5 क्या, व्हाट? क्या एक आदमी आधा पेट खाएगा या एक आदमी को आधा काट दिया जाए फिर वो खाए? जैसे 3.5 लोग नहीं होते वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, इंटीजर ही होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? इंटीजर ही होगा। तो ये चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। यही बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की जो सबसे छोटी इकाई है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चा पार्टी? चार्ज की जो सबसे छोटी इकाई है दैट इज इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ठीक, ओके। और साथ चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर यहां पे क्या था? यहां पे क्या हुआ है? यहां पे तो कोई चार्ज नहीं था, शुरू में चार्ज 0 था, लेकिन मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज कर दिया और यहां निगेटिव चार्ज कर दिया। तो क्या मैं यहां चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा हूं क्या?
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो तो रहे हैं, बताओ कैसे हो रहे हैं? क्या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज गलत बोल रहा है? चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो हम तो यहां तो क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे सामने। यहां पे जीरो चार्ज था, पर यहां पे हम तो क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या गलत बोल रहा है क्या? वो कोई रीजन बताएगा? बोलो बोलो, कोई रीजन बताए क्या? देखो यहां पे शुरू में कोई चार्ज नहीं था, यहां पे शुरू में कोई चार्ज नहीं था, बाद में यहां पे एबोनाइट की ग्लास के रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या यहां मैं चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं ना। तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो बात लिखा हुआ है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, उसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या वो गलत है? है ना? हाँ, बहुत सही आंसर दिया आकाश ने। चार्ज क्रिएट नहीं किया है, चार्ज ट्रांसफर किया है। चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो यहां से इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहां पे डाल दिया, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। इन दोनों को अभी जोड़ दूंगा तो जितने यहां पॉजिटिव चार्ज है उतने यहां निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो चार्ज ना तो यहां क्रिएट किया गया है ना ही डिस्ट्रॉय किया गया है, यहां पे हुआ गया है चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। और पूरे यहां पे जो तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, वहां पे भी वो चार्ज वहां पे क्या हो, वहां पे भी क्या किया जा रहा है? वहां पे भी चार्ज को ही ट्रांसफर किया जा रहा है, कुछ भी क्रिएट नहीं किया जा रहा है, सब कुछ ऑलरेडी ब्रह्मांड में उपस्थित है। हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको क्या कर रहे हैं? एक जगह से उठा के दूसरे जगह भेज रहे हैं, वहां से उठा के यहां भेज रहे हैं, बस एक साइकिल चल रही है। अमाउंट फिक्स है, समझ लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में फिक्स थे। ऑक्सीजन में अगर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं उसमें 10 प्रोटॉन जबरदस्ती डाल नहीं दूंगा ना, और ना ही 10 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, है कि नहीं? और अगर मैं कहीं से लेके भी आऊंगा तो कहीं से उठा के अगर उसमें निगेटिवली चार्ज अगर मैं कहीं कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज उसको कर रहा हूं, तो कहीं से उठा के ही लेके आऊंगा, मैं घर पे बना थोड़ी ना लूंगा, है ही नहीं? बहुत बढ़िया, जिसान ने सही बताया कि सर क्रिएशन नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन, यस यस, ठीक है। अबू तालिब, संदीप यादव, ओके बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब जो एक सवाल था कि ये वाला, ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि हैवीली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर अनचार्ज्ड स्मॉल पार्टिकल। चलो थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। समझिए पहले, यह एक बॉडी है, यह क्या है बच्चा पार्टी? यह एक बॉडी है, इस पे कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, टिन 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 टिन। ये एक बॉडी है, एक केस 1 ले लो, केस 1, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। यह एक बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यह एक बॉडी है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दिस इज केस 2। अच्छा, पॉइंट चार्ज होता है कि वो बहुत छोटा होता है, पॉइंट जैसा होता है, लेकिन उस पे चार्ज जो होता है ना, मतलब उस पे चार्ज होता है पर उसकी साइज पॉइंट के बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज में क्या होता है? वो चार्ज बॉडी होती है, वो चार्ज बॉडी होती है, बट साइज पॉइंट के बराबर होता है, या बोल दूं तो वेरी स्मॉल होता है, बट साइज बड़ा ही स्मॉल होता है। तो एक पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और एक बॉडी है जो कि निगेटिवली चार्ज है। ये निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही एक पॉइंट चार्ज है जो निगेटिव है बट ये अनचार्ज्ड है, इस पे चार्ज है 0। एक केस 3 ले लो, एक केस 4 ले लो। यह एक बॉडी है
जो बहुत हैवली चार्ज्ड है, कितना है, हैवली चार्ज्ड है, और ये जो है फिर से अनचार्ज्ड है। ओके, जस्ट लीव। ए अनचार्ज्ड है, इस पे चार्ज 0 है, इसको केस 5 ले लो। तुम्हें बताना है, तुम्हें बताना है कौन से केस में, तुम्हें बताना है कौन से केस में अट्रैक्शन होगा, कौन से केस में रिपल्सन होगा, और कौन से केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। 6 वाला ले लो, एक बॉडी है जिसपे 0 चार्ज है, ए भी एक बॉडी है, इस पे भी 0 चार्ज है। इस केस में क्या होगा, ये 6 केस है, सब केस मिला मत देना, इसको अलग रखो, इनको अलग रखो, ठीक है, इनको अलग रखो और उनको अलग रखो। तुम्हें बताना है किस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं लगेगा, किस में अट्रैक्शन लगेगा, किस में रिपल्सन लगेगा। यू हैव टू टेल मी, जस्ट यू हैव टू टेल मी किस में अट्रैक्शन लगेगा, किस में रिपल्सन लगेगा। पहले वाले में अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन, पहले वाले में अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन, पहले में रिपल्सन, बहुत बढ़िया, जीसान का आंसर सही है, रिपल्सन, बहुत बढ़िया। केस दूसरे में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। अच्छा, ये अट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अभी अट्रैक्ट करते हैं, ये कैसे अभी प्रूव होगा, एक फार्मूला आएगा, अभी फार्मूला बोलेगा कि अगर इन दोनों को r दूरी पर रखा जाए और इस पर चार्ज q1 हो और इस पर चार्ज q2 हो, तो जो फोर्स लगेगा वो होगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। क्या होगा फोर्स, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब जितना दूर रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा, और जितना पास रहेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। इस फार्मूले के कहने का मतलब ये है। अभी आगे हम कुलाम्स फार्मूला पढ़ेंगे। दूसरा केस क्या बोल रहा है, इसमें अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन, सारे लोग बोलो। दूसरे में अट्रैक्शन, बिल्कुल। क्या, क्यों अट्रैक्शन होगा, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, वही एंजल प्रिया वाला केस है। तीसरा, ये भले ही पॉइंट चार्ज है पर है तो पॉजिटिव ना, और ये है निगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां पे लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा, यहां पे चार्ज 0 है, चलो चौथा, यहां चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। चौथे में क्या कोई अट्रैक्शन होगा या कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि फार्मूला अगर लगाओगे तो यहां पे मान लो ये तो चार्ज यहां पे तो है, लेकिन यहां पे तो चार्ज 0 है, अगर इसके जगह पे 0 रखोगे तो पूरा का पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई चार्ज होगा, क्या यहाँ पे कोई चार्ज लगेगा, क्या कोई चौथे में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। चौथा केस बताओ। 3 तक तो 1 2 3 तक तो बहुत आसानी से तुमने बहुत बताया, बहुत मजे से बताया कि या सर लाओ हम बताते हैं। चौथा बताओ तुम, कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा या ऐसे ही लिख लेना, लिख लेना है ना, कोई नहीं बताएगा ये सब कोई नहीं बताएगा। मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि जब तुम 11th में जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ऑलरेडी तुम्हारा न्यू बड़ा मजबूत है, और अगर न्यू मजबूत ना हो ना तो एक आलीशान घर का निर्माण मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ के बच्चों की न्यू बर्बाद कर दी जाती है कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में, और फिर बताया जाता है कि आईआईटी का सपना देखो। तो बच्चा आईआईटी का सपना कैसे देखेगा जब न्यू ही मजबूत नहीं है तो। लेकिन परेशान मत हो, हम इसीलिए 9th 10th पे उतर के आए हैं ताकि तुम्हारे न्यू को इतना मजबूत कर दिया जाए कि चाहे तुम आईआईटी के सपना देखो या नीट के सपने को देखो या यूपीएससी के सपने को देखो, सारा का सारा सपना तुम जो इस न्यू पर जो घर बनाना चाहो तुम वो बना सकते हो। तुम्हारी न्यू इतनी स्ट्रांग करके जाऊंगा। बच्चों ने कहा कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, चौथा रहने दो, पांचवा रहने दो, छठवां बताओ। छठवां में कोई फोर्स लगेगा, छठवां में कोई फोर्स लगेगा। अरे तुम सोचो, ये भी अनचार्ज बॉडी है, ये भी अनचार्ज है, इन दोनों में कोई चार्ज नहीं है,
मैं इनको चिपकाना चाहूं, चिपकेंगे? ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं साहब, ये ना तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही रिपेल कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे नो फोर्स, यहां पे क्या बच्चा पार्टी? नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है। अब आते हैं चौथे पे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है पोलराइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट आता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। पोलराइजेशन क्या होता है? हाँ, अगर कोई पॉइंट चार्ज या हैबली चार्ज बॉडी, कोई भी पॉइंट चार्ज या फिर हैबली चार्ज बॉडी, जैसे पॉइंट चार्ज है, इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसको कांटेक्ट में लाया जाए किसी बॉडी से, किसी अनचार्ज बॉडी से, अनचार्ज बॉडी, एक पॉइंट चार्ज है जिसपे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं, ये बॉडी है, इसका डायमेंशन 0 है लेकिन इसका डायमेंशन कुछ ना कुछ है, ठीक है। इन दोनों को एक पास लेके आया गया और ये देखने के लिए कि इस पे कोई फोर्स लगता है कि नहीं है, तो वहां पे कांड हुआ। कांड क्या हुआ कि इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों हैं, इसने क्या किया, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो सारे निगेटिव चार्ज को एक पोल पे इकट्ठा कर लिया और सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया। तो ये बॉडी जो है ना पोलराइज्ड हो गई। क्या हो गई? पोलराइज्ड हो गई। बॉडी ऐसे हो गई, इस पोल पे सारे निगेटिव चार्ज आ गए, इस पोल पे सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए। ठीक, समझो समझो। तो अब ये पोल इसको अट्रैक्ट करेगा और ए पोल इसको रिपेल करेगा, है ना? ठीक, तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, इधर अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स आएगा अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको उधर धक्का मार रहा है, नेट फोर्स कितना आएगा? तो सर अगर अट्रैक्शन फोर्स बड़ा होगा तो अट्रैक्शन आएगा, रिपल्सन बड़ा होगा तो रिपल्सन आएगा। कौन ज्यादा बड़ा होगा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा? तो अभी एक फार्मूला पढ़ा था तुमने, फोर्स इज इक्वल टू Q1 K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, मतलब F प्रोपोर्शनल है 1/r² का। जो जितना दूर होगा उतना कम फोर्स लगाएगा, जो जितना पास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। और बड़ा स्वाभाविक बात है, दो चार्ज को पास में रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, दो चुंबक को पास में रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगा के चिपकाएंगे, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ज्यादा दूर दूर रखोगे तो कम फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन में कौन ज्यादा होगा? अट्रैक्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा कि रिपल्सन वाला फोर्स ज्यादा होगा? दोनों में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? बोलो फटाक से बोलो। सर अट्रैक्शन जीतेगा। क्यों? क्योंकि ये पास है, ये पास है, तो अट्रैक्शन। तो नेट फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन। नेट फोर्स कैसा होगा भाई साहब? अट्रैक्शन। बात समझ में आया? कितने लोगों को रिपल्सन वाला पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? पोलराइजेशन वाली बात लिख लेना कि जब भी किसी हैबली किसी पॉइंट चार्ज को या किसी हैबली चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं तो अनचार्ज बॉडी पोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा पार्टी? पोलराइज्ड हो जाती है। बात समझ में आया कि नहीं? अट्रैक्शन मतलब होता है आकाश आकर्षण बल, रिपल्सन मतलब होता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण बल, आकर्षण बल, और इसका मतलब होता है रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल। हिंदी में भी बता दे रहा हूं, हिंदी वाले जो ले हैं लिख लें। अच्छा
अब बच्चे ने पूछा कि शुरू में निगेटिव हो तो लो एक निगेटिव चार्ज बॉडी है, एक पॉइंट चार्ज है जिसपे बहुत सारे निगेटिव चार्ज हैं और एक बॉडी है। अब इसमें पोलराइजेशन होगा कि नहीं होगा? सर होगा, क्योंकि कोई भी हैवली चार्ज बॉडी या पॉइंट चार्ज बॉडी अगर किसी अनचार्ज बॉडी के संपर्क में आता है, ये आईडीजेई में भी सवाल आया है और तुम्हारे एग्जाम में भी सवाल आया है, तो होगा क्या? ये निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और निगेटिव चार्ज को बाहर की तरफ दूसरे पोल पे लेके जाएगा। मतलब इस बॉडी को पोलराइज्ड कर दिया, दो पोल हो गया, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल। अब ये पॉजिटिव पोल इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ये निगेटिव पोल इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा? ढकेलेगा। अब बताओ नेट फोर्स इस पे कैसा लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? सर पॉजिटिव चार्ज इससे ज्यादा नजदीक है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इस केस में भी क्या होगा? अट्रैक्शन। इस केस में भी क्या होगा? अट्रैक्शन। बात समझे? तो अब तुम बताओ, अब इसके बेसिस पे बताओ जो मैंने तुमसे पूछा था। कहां चले गए सारे? इसके बेसिस पे बताओ। इस केस में इसके बेसिस पे बताओ। इस केस में चौथे वाले में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? पांचवे में भी बताओ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, हाँ या ना? इसमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? हर्षराज बोलो बोलो, इस केस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? इस केस में ए निगेटिव चार्ज इस अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो क्या यहां पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चा पार्टी? अबू तालिब ने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा कि सर बॉडी तो अनचार्ज थी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गई? अरे बच्चा पार्टी, अगर इधर 10 इलेक्ट्रॉन को इधर खींच दिया, 10 निगेटिव चार्ज को इधर खींच दिया, तो 10 पॉजिटिव चार्ज को उधर ठेल दिया होगा। नेट चार्ज जोड़ो, -10 और +10, नेट चार्ज तो 0 है ना बॉडी पे। इस बच्चे ने सवाल पूछा कि सर बॉडी तो अनचार्ज थी, कोई चार्ज नहीं था उस पे, 0 चार्ज था, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहां से आ गए? तो बेटा मैं तुम्हें बताऊं, बॉडी के अंदर हर एक एटम में ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। बॉडी के अंदर खुद चार्ज ऑलरेडी रहता है। शुरू में मैंने तुम्हें यही तो बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसी को हम निकालेंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर हम उसी को क्या कर दें, उसी को हम क्या करते हैं भाई साहब, उसी पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, उसी एटम पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को हम क्रिएट नहीं कर, मतलब हम चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते पर ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो सारे पॉजिटिव चार्ज सब एक में थे, नेट चार्ज 0 था, अभी भी नेट चार्ज 0 है। देखो अभी भी पूरे बॉडी का नेट चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन को एक तरफ और सारे प्रोटॉन को एक तरफ, है कि नहीं? अरे मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ और निगेटिव चार्ज को एक तरफ। अरे निगेटिव चार्ज को अगर वहां से खींच के यहां निकालोगे, इधर लेके आओगे तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके इधर लेके आ गया, तो उससे क्या हो गया, एक क्या हो गया, इस पे पोल बन गया, निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, कि बॉडी पोलराइज्ड हो गई, बॉडी में दो पोल आ गए, एक निगेटिव पोल आ गया, एक पॉजिटिव पोल आ गया। मैं कहां कह रहा हूं कि बॉडी चार्ज है, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर इधर 10 थे इलेक्ट्रॉन आया है तो 10 थे पॉजिटिव चार्ज इधर बना होगा, नेट चार्ज तो अभी भी 0 है। हम तो कह ही रहे हैं कि बॉडी अभी भी अनचार्ज है, अभी भी 0 चार्ज है, लेकिन अगर एक साइड में देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, दूसरे साइड में निगेटिव चार्ज आ गया, बॉडी पोलराइज्ड हुई है, नेट चार्ज टोटल जोड़ के देखो अभी भी 0 है, हाँ या ना? बढ़िया सवाल था तुम्हारा बच्चा, लेकिन क्लास में ध्यान दोगे तो और समझ में आएगा। हाँ, न्यूट्रल और अनचार्ज सेम है, कोई बात नहीं, न्यूट्रल और अनचार्ज दोनों का मतलब है चार्ज वहां पे 0 है। तो ये चौथा केस क्या है? चौथा केस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को यहां खींचेगा, निगेटिव चार्ज को ठेल देगा। अब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स अट्रैक्शन होगा। अब यहां पे हैवली चार्ज है, तो हैवली चार्ज है तो निगेटिव को अपने पास खींचेगा और पॉजिटिव को दूर ठेल देगा।
नेट फोर्स इस पे कितना आएगा, तो निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। नेट फोर्स कैसा आएगा, नेट जो नेचर होगा वो अट्रैक्शन जैसा होगा। और यही पॉइंट कहा जा रहा था यहाँ कि हैवीली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अदर अनचार्ज स्मॉल पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस और नो बोलिए ना, बोलिए भाई बोलिए। अच्छा, ये जो मैंने एक केस बताया तुम्हें, मैंने एक और केस तुम्हें दिया था, इसमें क्यों नहीं इस केस में क्यों नहीं रिपल्सन हुआ बताओ? क्योंकि सर यहां पे कोई चार्ज ही नहीं था ना। अगर किसी में चार्ज होता तो रिपेल करता, रिपल्सन होता, मतलब सॉरी पोलराइजेशन होता। मैं रिपल्सन लिख दिया, यहां पे पोलराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि पोलराइजेशन कब होता है, जब पॉइंट चार्ज हो या हैवली चार्ज पार्टिकल हो। तो यहां पे तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो इसीलिए पोलराइजेशन होने का कोई बात ही नहीं था, हाँ या ना? सैफ अली, फजीला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट, चार्ज को मापते कैसे हैं? जैसे तुम्हारे मास को केजी में माप रहे हैं, दूध को लीटर में माप रहे हैं, तेल को लीटर में माप रहे हैं, बल को न्यूटन में माप रहे हैं, है कि नहीं? लंबाई को मीटर में माप रहे हैं, तो चार्ज भी तो ऐसी ही एक क्वांटिटी है। इस चार्ज नाम की क्वांटिटी को किस में मापा जाए भैया? तो चार्ज नाम की क्वांटिटी को हम कूलाम में मापेंगे। किस में मापेंगे? कूलाम में मापेंगे, है ना? अच्छा, एक कूलाम जो है इसका एसआई यूनिट है, कैसा है? एसआई यूनिट, या बोल दो एमकेएस यूनिट जो है कूलाम है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे एग्जाम में माइक्रो कूलाम, ठीक है, नैनो कूलाम, और मतलब माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम, और माइक्रो और नैनो कूलाम का ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे। तो माइक्रो कूलाम मतलब क्या हुआ? अगर किसी बॉडी पे 1 माइक्रो कूलाम है तो क्या मतलब हुआ? 1 माइक्रो कूलाम है तो इसका मतलब हो गया, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम, और 1 नैनो कूलाम है तो क्या मतलब हुआ? नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलाम। ये तुमने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, लेकिन अभी के लिए याद रख लेना कि ज्यादातर हम माइक्रो, नैनो, पीको इन सब का यूज करेंगे, तो तुम्हें सबको कन्वर्ट करना होगा किस में? एसआई में। तो कन्वर्जन भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। एक सवाल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को मिला दिया जाए या किसी बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस पे टोटल चार्ज 1 कूलाम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज 1 कूलाम बन जाएगा। ये सवाल पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, तुम्हारे बोर्ड में भी आया हुआ है। तो ये सवाल क्या सिंपल है या टफ है? सर बहुत टफ है। एक कितने इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी में देंगे कि 1 कूलाम चार्ज बन जाएगा, या किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि 1 कूलाम चार्ज बन जाए? तो इसका मतलब ये है Q की वैल्यू जो है 1 कूलाम है। फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन में लिखता हूं, सॉल्यूशन आप लोग भी करके बताएं। फॉर्मूला है सर Q इज इक्वल टू NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q की जगह पे लिख दीजिए 1, N इलेक्ट्रॉन की जगह पे लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ N की जो वैल्यू होगी इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 10⁻19 अपान 1.6। मैं लिख देता हूं 100/16 इंटू 10⁻18, ठीक है। अरे ये लाइन समझ में आई ना? मैं कैसे लिखा, समझ में आ गई होगी। देखो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे 16 हो गया, ऊपर 10 हो गया, एक पावर इधर से घटा दिया तो 100 हो गया। मैंने क्यों किया अभी मैं बता देता हूं। 4 चौको 16, 25 चौको 100, ठीक। अब 25 में 4 से भाग दो तो 4 छके 24, एक बचा, ठीक है। 4 दूना 8, ठीक है। कितना बचा? 2 बचा, और 4 पचे 20, तो 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तो 1 कूलाम चार्ज बनेगा। अच्छा, ये इंटीजर है या फ्रैक्शन है? मैंने बोला था ना एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज में कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? इंटीजर हो। क्या है, फ्रैक्शन है या इंटीजर है? बताओ बताओ अच्छा बेटी, इज इट फ्रैक्शन और इंटीजर? साहब इज इट फ्रैक्शन और इंटीजर? सर इंटीजर है। कैसे? देखो एक पॉइंट को इधर हटाना है तो 2 पावर इधर लेके आओ, तो 625 गुणे 10 के घात 16
मतलब ये 625 और इसके सामने 16 जीरो लगा दो, कितना हो गया? 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16। इतना बड़ा नंबर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अगर मिलाओगे ना तो 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। अरे पैसे में जोड़ लो ना इतना पैसा अगर तुम्हारे पास हो, मतलब अगर इतना इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो तो 1 कूलम्ब चार्ज बन रहा है। अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलाना पड़ रहा है सिर्फ 1 कूलम्ब चार्ज को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। अभी अभी मैथ्स की भी क्लास हो जाएगी, मेरे बाद ही सर आ जाएंगे ना, मैथ्स वाले सर मेरी क्लास के जस्ट बाद ही आ जाएंगे। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक कैलकुलेशन आता है ना, ये सब बेसिक कैलकुलेशन तुम लोगों को मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हें हीरो बना के छोड़ूंगा। ओके ठीक है, तो चलो कूलम्ब्स लॉ बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मुझे सच में बहुत मजा आता है पढ़ाने में। मैंने अपनी बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करी हुई है, तो ये तो मेरा पूरा पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही हमारा काम है। बट चलो कूलम्ब्स लॉ हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। मैथ्स वाले सर तुम्हारे आ चुके हैं, ही इज वेटिंग फॉर यू। सो आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने लोगों को ये अच्छा लगा। मैं डीपीपी आज डाल दूंगा, आज रात को तुम्हारा लगभग 9 बजे तक तुम्हारी डीपीपी मिल जाएगी, लगा देना सवाल। लेकिन अभी मिल भी जाएगी ना तो सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट रह गया। बट कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आज नहीं होंगे वो कल लगा लेना, लेकिन डीपीपी के कुछ क्वेश्चन आज जरूर ट्राई करना। कितने लोगों को क्लास अच्छा लगा, कितने लोगों को क्लास में मजा आया? अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइए, और अगर कुछ कमी लगी हो तो भी बताइए, बिल्कुल आपका फीडबैक बड़ा जरूरी है। मोहम्मद सैफ अली, अबू तालिब, शोएब अख्तर इज सेइंग मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग भी बताएं भाई कैसा था क्लास। जल्दी जल्दी फीडबैक दीजिए, इट्स योर टाइम। हाँ मैं नोट्स क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा। इट्स योर टाइम गाइज एंड यू हैव टू गिव योर पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक जो भी आपको लगा हो। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो ये भी बताइए, है ना। डॉक्टर के पास जैसे जाके हम अपनी बीमारी खुल के बताते हैं, बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, वैसे आप मास्टर के पास भी आके अपनी बीमारी खुल के बताइए, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अच्छा साहिब अख्तर सर बहुत अच्छा था, ओके जीशान बहुत बढ़िया। अरे तुम पढ़ो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम बहुत इजी फॉर्मेट में करेंगे, सब लोग को मजा आएगा। ओके शोएब, लेकिन डेली का डेली रिकॉर्डिंग डेली खत्म कर देना, ठीक है। मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। ओके मनीषा एमयू, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्ड। तो मैथ्स वाले सर वेट कर रहे हैं, गो सारे के सारे लोग मैथ्स के सेशन में आइए, कोई भी भागेगा नहीं, क्योंकि आपको देखो मैथ्स का सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन 30 नंबर सीधे सीधे मैथ्स से आते हैं, 50 नंबर साइंस से आते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के आते हैं, और बाकी 20 नंबर इंडोर जीके से आते हैं। तो फिजिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैथ्स भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट कम विथ ललित सर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।